नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जनसदन में आप सभी का स्वागत है। दंगल, पूरे देश में दंगल चल रहा है और देश के लोग देख रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये राजनीतिक दंगल है, सामाजिक दंगल है या बाहुबलियों का शारीरिक दंगल है। लड़ाई शुरू होती है, एक नेता पे आरोप लगाते हैं, खिलाड़ी उनपे यौन शोषण का आरोप लगाते हैं और वह नेता खुलेआम बहिष्कार भी करता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिस ढंग से कहता है, पूरे देश को नागवार गुजरता है। समय बदलता है, तारीख बदलती है और इन सब के साथ ये जो खिलाड़ी है जिन्होंने आरोप लगाया, उनकी भाषा भी बदलती है। भीड़ देखते हैं तो क्षेत्र पे उतर आते हैं, जाति पे उतर आते हैं, धर्म पे उतर आते हैं। कहा जाता है कि हम जाट हैं, कहा जाता है कि हम हरियाणवी हैं। तो सोचने का विषय यह है कि हम भारतीय कब होंगे। आरोप लगाना जायज था, क्योंकि घटना दुर्घटना घटती है। देश विदेश के खिलाड़ी, विदेश तक खिलाड़ी जाते हैं और जाने के बाद इस तरह की चीजें हुई है तो लड़कियों ने आरोप लगाया। सर, आरोप की जांच होनी चाहिए। जांच में सही पाए जाने पर उस नेता को के ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन जब भाषा बदल जाए, भीड़ को देख के, नेताओं को देख के, तो ये लगता है कि कहीं न कहीं से ये मैनिपुलेटेड है। कोई न कोई इसके पीछे है जो कि इन सब चीजों को तूल दे रहा है। विषय ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज हमने चर्चा में ऐसे लोगों को बुलाया है जिससे हम राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे। हम ये चर्चा करेंगे कि क्या माहौल के हिसाब से भाषा में जो परिवर्तन होता है वो जायज है या नहीं है। महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ अपना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम भट्ट जी। पुरुषोत्तम भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है। कहने को तो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन इनको भी मैंने आज एक विशेषज्ञ के रूप में रखा है। उत्तराखंड के बड़े नेता हैं सूरज सिंह नेगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इन सब के साथ उत्तराखंड में एक नाम, जान पहचान, उस समय से जब ये उत्तर प्रदेश में था, तब से इन्होंने खेल में अपने आप को प्रूव किया। एसएस तोमर से पवार साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम सूरज सिंह नेगी जी के पास चलते हैं। सूरज सिंह नेगी जी, अगर राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए और ये पूरी घटना को पहले दिन से देखें तो कहीं न कहीं से लोगों की नजर में अलग अलग चीजें सामने आ रही थी। कोई कह रहा था कि राजनीतिक आंदोलन है, कोई कह रहा था नहीं, घटना सही घटी है लेकिन निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन जिस तरह से आंदोलन आगे बढ़ा और आंदोलन आगे बढ़ने पर हठधर्मिता दिखी उस नेता की जिसके ऊपर आरोप लगा, दूसरी तरफ उन खिलाड़ियों की भाषा में जो परिवर्तन आया, परसों आपने भी देखा होगा, आपने भी सुना होगा, महापंचायत में खुलेआम जिस तरह की भाषा का उपयोग इन खिलाड़ियों ने उस नेता के लिए किया, ताल ठोका और उसे इस भाषा का रूप दिया कि जैसे लग रहा है कि यह लड़ाई अब सड़क पे आ जाओ, दो दो हाथ कर लेते हैं, आर पार कर लेते हैं, कितनी ताकत तेरी है कितनी मेरी है। इसको किस तरह से देखा जाए? सूरज सिंह नेगी। देखिए संजय जी, देश के जो पहलवान हैं जिन्होंने विश्व में जो है अपनी खेल प्रतिभा के माध्यम से देश का नाम रोशन करने का काम किया, और वो खिलाड़ी एक व्यक्ति पर जो कि भारतीय जनता पार्टी के कई बार के सांसद हैं, धनबल में परिपूर्ण है, बाहुबल में परिपूर्ण है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाते हैं और आरोप लगाने के बाद एफआईआर भी जो है कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो है होती है और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जबकि जिन धाराओं में मुकदमा कायम हुआ है उसमें इस बात का प्रोविजन है कि आप उनकी गिरफ्तारी करेंगे, जांच गिरफ्तारी के बाद होगी, परंतु गिरफ्तारी तो रही दूर, भारतीय जनता पार्टी ने न तो उनको अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, न
उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई जी। और लंबे समय से देश के जो खिलाड़ी हैं वो जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे जी। और संसद भवन के उद्घाटन के दिन जो है जिस प्रकार से खिलाड़ियों के साथ में व्यवहार किया गया जी, पूरी सरकार जो है उनकी सुन नहीं रही है, दिल्ली पुलिस उनकी सुन नहीं रही है, केवल जांच 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 पर जो है जांच आगे बढ़ रही है, खाली जांच की बात हो रही है। लेकिन देखिए साहब, उसमें तो कई चीजें निकल के आई। कल रात को गृह मंत्री से मुलाकात हुई, सुनने में ये भी आ रहा है कि इन्होंने अपने केस को वापस ले लिया है, ये सहमति की तरफ है, ये चाहते हैं कि निर्णय हो, ये चाहते हैं ईमानदारी से जांच हो। मेरा विषय दूसरा था, इसलिए मैं लौटूंगा आपके पास। आप सही बात कर रहे हैं कि खिलाड़ी ने आरोप लगाया तो उसकी जांच केवल चल रही है, लेकिन जांच हो नहीं रही, पुरुषोत्तम भट्ट जी। तो विषय एकदम क्लियर है। एक तो है कार्रवाई नहीं हो रही है, बाहुबली है। दूसरा विषय ये है, इस लड़ाई को क्या लगता नहीं जिस तरह की भाषा का उपयोग करके छोटा कर दिया गया है। मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का बहुत ही धन्यवाद करूंगा कि उनके हस्तक्षेप पे एफआईआर दर्ज हुई, जबकि जीरो एफआईआर भी कहीं से भी आदमी करा सकता है। खासकर हमारी बेटियों का सवाल था, तो अगर ये शुरुआती दौर में अगर एफआईआर हो जाती है, जांच हो जाती, एक निष्पक्ष जांच हो जाती, तो लेकिन क्या है, देश का दुर्भाग्य है कि डेमोक्रेसी प्रजातंत्र होते हुए भी बाहुबली शब्द का जो आपने अभी यूज किया, ये बाहुबली है क्या? वैसे तो ये इलेक्शन टाइम पे पूरी प्रधानमंत्री से लेकर निचले स्तर तक का कार्यकर्ता कहता है हम सेवक है, हम जनता के सेवक है। लेकिन जब इन पे कोई भी आरोप लगता है, प्रत्यारोप लगता है, तो ये अपनी सत्ता का बहुत दुरुपयोग करते हैं। और एक बात बताइए, बेटी चाहे वो किसी की भी है, अगर उसने अपनी अस्मिता का हवाला दे देंगे, पूरे वर्ल्ड में देखिए, आज पूरे वर्ल्ड में थू हो रही है कि बेटियों हमारे जिन्होंने मतलब गोल्ड मेडल जीता है, भारत का नाम, हम अभी आप कह रहे हैं कि प्रदेशी स्तर पर बात हो रही है, ये कोई मायने नहीं रखता। इसलिए मायने नहीं रखता, अगर भारत का कोई भी नागरिक अगर भारत का नाम रोशन करता है तो पूरे देश का, पूरे वर्ल्ड के जो भारतीय लोग हैं या दूसरे लोग उसको सराहते हैं। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी प्रतिभाएं, हमारी प्रतिभाएं एक आरोप, सिस्टम पे आरोप लगा रही है, नेता पे आरोप लगा रहे, एक सिस्टम पे उन्होंने आरोप लगाया कि सिस्टम में किस तरह से कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन होता है। उस एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ जो सरकार हमने चुनी है, जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के हितों की जो बात करती है, उस सिस्टम के खिलाफ हमारे सीधे सीधे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को शुरू में हस्तक्षेप कर लेना चाहिए था। अब क्या है, अब तो राजनीति तो हो गई, राजनीति अब इसको चाहे राजनीति रूप ले लीजिए, ये पब्लिक उनके साथ सिंपैथी की तरह जुड़े, हम भी उनके साथ हैं, हम भी अपनी बेटियों के साथ हैं, क्योंकि उनके साथ गलत हुआ। अब ये जांच का विषय है ना, तो अगर शुरुआती दौर में सरकार एक कमेटी नियुक्त कर देती, उच्च स्तरीय कमेटी नियुक्त कर देती और सिस्टम और उन लड़कियों के साथ जो हुआ उसका एक बिल्कुल पारदर्शिता रखती, तो ये सब ड्रामे आज ना होते। तो कहीं ना कहीं थूथू तो सरकार की हुई। लेकिन आप मानते हैं ना कि कहीं ना कहीं ड्रामा हो रहा है। मैं लौटूंगा आपके पास भट्ट जी। एसएस पवार साहब हमारे साथ हैं, खिलाड़ी हैं और उस खेल को बड़े नजदीक से देखते हैं। पवार साहब, खिलाड़ी जब ग्राउंड में रहे, जब अपने संबंधित खेल को खेले, तब तक तो अच्छा है, लेकिन जब किसी राजनीतिक लोगों का मोहरा बन जाए या उनके हाथ में खेलने लगे, तो क्या आपको लगता नहीं कि वह खिलाड़ी अपने उस काम से भटक गया है जिससे उसकी पहचान है? पवार साहब, तब आप अंदाजा डाल सकते हो कि एक महिला खिलाड़ी को कितनी जाती हुई है कि वो कहां पर गई। आज हिंदुस्तान में कोई भी वेल क्वालिफाइड आदमी अपनी बेटी को चाहता है जूडो कराटे सीखे, बॉक्सिंग सीखे, ताकि आत्मसुरक्षा कर सके। सही बात। और जो खिलाड़ी ओलंपिक, एशियाड में ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मेडल जीत चुकी, वो सड़क पर उतरी। आज का मामला नहीं है, जब कोई खिलाड़ी खेलता है तो उसे किसी कैंप में, सिलेक्शन में सब स्थिति देखनी पड़ती है। उन एक तो उसमें नाबालिग है जिसने ऐसे आरोप लगा, मैं यहाँ नहीं बोल सकता उसको कैसे टच किया गया, किस तरह किया गया, उस लड़की ने बोला है। जब यही सुरक्षित नहीं होगा तो कैसे देश चलेगा? और ये जो बंदे हैं अध्यक्ष हैं, ये खुद एक खिलाड़ी है। इतनी बड़ी सत्ता में होगी जो यूपी के मुखिया और केंद्र वाले इसको छेड़ नहीं पा रहे। ये 99 से गोंडा के सांसद रह चुके। तो एक महिला छोटी मोटी बात तो सो भी नहीं करेगी। पवार साहब, चीज दर्शक भी जानना चाहते और मैं भी जानना चाहता हूँ, जो आरोप लगाए गए, आप तो खिलाड़ी रहे, आपके साथ महिला भी रही होंगी, आपके साथ बच्चे भी रहे होंगे, आपके साथ कोच भी रहे होंगे, अध्यक्ष भी रहे होंगे, जिन आरोप को लगाया गया है उस आरोप को प्रूव कैसे? ये प्रूव करने वाला आरोप तो नहीं है जो बार बार
वो अध्यक्ष जी आके कह रहे हैं कि इसको प्रूव करो। इसका क्या सबूत हो सकता है? किसी ने परवर के लिए गले लगाया, किसी ने कुछ किया, मान लीजिए जैसा कहा जाता है आरोप लगा, छाती पे हाथ मार, इसका सबूत क्या सबूत देगा आदमी? हाँ, ये अच्छा पॉइंट बोला ना, क्या टच कर रहे, लेकिन एक महिला बोलते रही, पटेल सही बात रखा है उसने आगे कम से कम, और उस परिवार से रह रही है। इसमें 2 तो सगी बहनें हैं। सही बात। अभी उसने आज करीब 3 बजे 2:30 बजे की एक लड़की ने, जो नाबालिग माइनर है, उसने कोर्ट में जाके बोला है मैं अपना केस मुकदमा वापस लेती हूँ। सेकेंडली जितने अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है ये लोग सब गवर्नमेंट जो हायर पोस्ट पे, आज वो बैक हो गए। आपको मालूम रेलवे वाले दोनों खिलाड़ी ज्वाइन कर लिया है, राइट, क्योंकि उनको भी अपना परिवार चलाना है। ये तो सरकार को, तो क्या इसको ये माना जाए कि ये आंदोलन अब डिस्कस की तरफ में? एक पॉइंट बोलना चाहता हूं सर, ये खिलाड़ी ने बोला इनको आप अरेस्ट करो, अगर इनको अरेस्ट कर दे तो 2 दिन बाद जमानत देंगे, तब क्या होगा? तो मुझे बताओ ना, टेक्निकल पॉइंट। सवाल तो ये है कि उसको पूरा पनिशमेंट मिले, सरकार हस्तक्षेप करे, सरकार इस बात को क्लियर, कोई भी महिला मंत्री सरकार की तरफ से इस बात को आगे आने को नहीं कह रही है। बहुत गलती उनके साथ। और महिला बोलेगी आप बताओ यार, खिलाड़ी बस मुझको भी अपना परिवार चलाना है, नौकरी देखनी। 2 खिलाड़ी आज ज्वाइन कर चुके हैं रेलवे में, क्योंकि प्रेशर आया हो, नेचुरली आया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सूरज सिंह जाट जी के पास चलते हैं, बीच में रोक दिया था आपको। सूरज सिंह जी, ये खेल जिस खेल में इन महिलाओं ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, उस खेल में हिंदुस्तान बहुत पीछे रहता था। आरोप प्रत्यारोप तो ठीक है, लेकिन आपकी उपलब्धियों को दरकिनार करके इन सारे मुद्दे को एक जगह सिमेट देना, एक जगह ला करके कोने में खड़ा कर देना, क्या आपको लगता नहीं कि आने वाले समय में अच्छे घर के लोग अपने बच्चों को खिलाड़ी बनाने से डरेंगे? सर, सूरज सिंह नहीं साहब जी, देखिए संजय जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जैसे आपने बताया कि इस जो महिला खिलाड़ी हैं जी, इस खेल में जो है महिलाएं पीछे रहती थी, और इन बेटियों ने देश का मान बढ़ाया है। और ऐसी स्थिति में जब इन्होंने आरोप लगाए तो निश्चित तौर पर आरोपों में दम है, और सरकार को शुरू से ही जो है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। जो ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, उनको नैतिकता के आधार पर जो है पद से त्यागपत्र देना चाहिए था, परंतु एक इतनी क्या बताएं, कुछ शब्द मेरे पास नहीं है, इतनी बेशर्मी के साथ में वो भी डटे हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी पूरी सरकार उनको बचाने में लगी हुई है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस प्रकार से आपने कहा कि अब खिलाड़ियों के भी बोल बदल रहे हैं, हमारे जो साथी हैं कुमार साहब, वो भी कह रहे हैं कि सरकार उनको जो है डरा धमका करके वो वापस कर रही है। तो इस प्रकार से डरा धमका करके आप खिलाड़ियों की आवाज को तो बंद कर सकते हो, पर जनता में जो मैसेज गया है, जो घटना हुई है, उससे एक इज्जतदार परिवार जो है अपनी बेटी को इस खेल में जाने से रोकेगा, नहीं भेजेगा वहां पर। तो आज जो खिलाड़ियों के जो स्वर बदल रहे हैं, आखिर खिलाड़ी इतने लंबे समय तक, देखो खिलाड़ी कोई राजनीति के नहीं है, उन्होंने तो केवल खेल खेला है, अपनी मेहनत करके जो है देश के लिए जो है पदक जीते हैं, देश का गौरव बढ़ाया है। तो ऐसे उन लोगों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, परंतु जब सत्ता प्रतिष्ठान उन लोगों की आवाज को नहीं सुनेगा, और एक बिरादरी के लोग हों या खाप पंचायत के लोग हों, जो भी लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं, निश्चित तौर पर उनको जो इतने दिन की भड़ास है वो गुस्से के रूप में प्रकट हो रही है, और उनका गुस्सा जायज भी है, क्योंकि जिस प्रकार से क्योंकि जो ब्रजभूषण शरण सिंह है वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, और उत्तर प्रदेश में वो जिस प्रकार से बाहुबली के साथ में धन बली और सारे बल उनके पास हैं, तो इस प्रकार से इसी कारण जो है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, उन पर हाथ डालने से घबरा रही है। केवल भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक देख रही है कि उत्तर प्रदेश में उसकी कई सीटें न घट जाए, परंतु उनको ये देखना चाहिए कि आज खिलाड़ियों के साथ में पूरा देश खड़ा है, पूरी मातृशक्ति खड़ी है, और ऐसे में अगर खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिलता तो ठीक है, ब्रजभूषण शरण सिंह तुमको कितना लाभ पहुंचा सकते हैं वो अलग बात है, परंतु पूरे देश की जनता जो है ये देख रही है, और पूरे देश में आपकी जो है जो छवि जा रही है वो आपको जो है किस स्थिति तक ले जाएगी, ये देखने वाली बात है। बहुत से कई बातें
निकल के आई। बट जी जिस तरह से ये आंदोलन दिल्ली से शुरू हुआ और प्रदेशों में भी गया और खाप पंचायतें भी जुड़ी और संस्थाएं भी जुड़ी, किसान आंदोलन उनके से बड़े आंदोलन को बनाने की तैयारी भी हुई, लेकिन ये जो 2-3 चीजें निकल के आ रही हैं कि उन्होंने विड्रॉ कर लिया, नौकरी पे वापस चले गए, उन्होंने केस वापस ले लिया, तो साक्षी मलिक का भी बयान आ रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, आंदोलन को कमजोर करने के एक माहौल बनाया जा रहा है। तो क्या ये माना जा सकता है, क्योंकि कल रात को अमित शाह, मतलब आप सोच सकते हैं कि मोदी जी के बाद अमित शाह जी हैं, उनसे लगभग 1.5 घंटे मुलाकात और बैठक हुई और उसके बाद ये जो माहौल बनाया जा रहा है, तो अगर मान लीजिए उसमें कोई निर्णय पे हम पहुंच गए थे तो किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में या कोई भी प्रवक्ता आता और कहता कि भाई इन लोगों ने हमारी सहमति के बाद इन्होंने अपनी बात को मान लिया है, कार्रवाई होगी। लेकिन अगर कोई सामने नहीं आया है, कोई रिलायबल पर्सन, कोई जिम्मेदार आदमी सामने आकर के इस आंदोलन के विषय में नहीं बोल रहा है और केवल इस तरह के मैसेज आ रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि इस आंदोलन को और तैयार किया जा रहा है, जमीन तैयार की जा रही है? सरकार की पैसे टैक्टिस को कुचलने की और दबाने की होती है, तो इसमें भी एक षड्यंत्र की हमें साफ साफ नजर आ रही है कि आप एक चीज देखिएगा कि आज की डेट पे कोई भी आंदोलन किसी भी सरकार के खिलाफ, अगर मान लिया मैं ही कोई सरकार के खिलाफ बोलता हूँ और धरने में बैठता हूँ, तो मुझे सबसे पहले ये डर होता है कि मुझे जिंदगी में कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर न काटने पड़े। मतलब मेरे पे इतने चार्जेस लग जाएंगे कि मैं अपना भविष्य मेरा क्या होगा, मैंने सरकार के खिलाफ, चाहे आप किसी भी आप उत्तराखंड के आंदोलन देख लीजिए, चाहे आप किसानों के आंदोलन देख लीजिए, चाहे हमारी बेटियों के आंदोलन देख लीजिए, उस दिन क्या हुआ, इस पूरी संसार में थू करी, हर वर्ल्ड ने आपको देखा होगा, उन्हीं पे इतने चार्जेस लगा दिए गए कि उनका भविष्य कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होती है भविष्य। आप जबकि सरकार को क्या है, सरकार को पहले इस मामले में ये था सेंसिटिव मुद्दा था कि जिसमें खिलाड़ी के भविष्य, देश के भविष्य का होता, और आरोप एक ऐसे कद्दावर नेता पर लग रहा था, सरकार होती तो उसको पद से हटा के एक जांच समिति अपने बैठा दी और निष्पक्ष फॉरेन घटना पे जांच करती है। फॉरेन घटना पे अगर एफआईआर दर्ज होगी तो पूरी जांच और पूरे सबूतों के साथ तब गिरफ्तार किया जाता है। यहाँ तो चलो ये है कि जीरो एफआईआर होती है, जीरो एफआईआर में गिरफ्तार हो जाते हैं। क्या दुर्भाग्य ये है कि नेताओं के लिए कानून अलग है और आम आदमी के लिए कानून अलग है। और देश की जनता देख रही है, देश की जनता के पास एक ही दिन आता है 5 साल में जब वोट का टाइम होता है, लेकिन वोटों में भी ये सरकारें जो साम दाम दंड भेद से ऐसे उलझा देती है। देश की जनता को जागरूक करना पड़ेगा, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। हम भी महिला खिलाड़ियों के साथ हैं, हमारी भी बेटियां हैं, कल उनका भी भविष्य है। लेकिन जब इस तरह से आंदोलनों को कुचला जाएगा, इस तरह से खरीद फरोख्त होगी, इसमें जरूर खरीद फरोख्त का भी लालच आप देखिए कि करोड़ों रुपए की उनको ऑफर किए गए कि आप पीछे आ जाइए, तो उनको ये भी ऑफर किया गया तुम्हारा भविष्य चौपट कर देंगे। ऐसी थ्रेटनिंग भी तो हुई होगी। मतलब डर और विषय कई है। पवार साहब, थोड़ा सा लीक से हटके मैं आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि एक कहा जाता है कि हरियाणा के जो बच्चे हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो खिलाड़ी बहुत निकल के आए, उत्तराखंड का बच्चा क्यों नहीं निकल के आ पा रहा है? आप यहाँ पे आपने बड़ी नजदीक से देखा है, उत्तराखंड के बच्चे या उत्तराखंड की पॉलिसी कभी ऐसी नहीं रही, जबकि यहाँ पे इतने टैलेंट हैं, इतने लड़के तेज तर्रार हैं, दूसरी जगह से जाकर के अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में क्या कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि यहाँ के बच्चों के यहाँ के नाम पे आगे जाने का मौका मिले? पवार साहब, सर यूपी से जब उत्तराखंड अलग हुआ तो आज तक 22 साल प्लस में चल रहा है, कोई स्पोर्ट्स कोटा नहीं लागू हुआ है। पंजाब, हरियाणा, केरल सब में 4% स्पोर्ट्स कोटा है। हरियाणा की जो आप बात कर रहे हो, बार बार हरियाणा और पंजाब का ऐसा है, अगर कोई भी खिलाड़ी एशियाड या ओलंपिक में मेडल लेकर आता है तो उसको डायरेक्ट डीवाईएसपी बना देते हैं। और यहाँ एक सिपाही रह रहा है उत्तराखंड में, यहाँ भी कोटा नहीं है, 4% स्पोर्ट्स कोटा नहीं। मुझे तो ऐसा हुआ कि 2022 मतलब उत्तराखंड में स्पोर्ट्स कोटा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी आप लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया? प्रयास किया, मैं भी तो बैठा, तो इन्होंने क्या किया सर, बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ कि इन्होंने बोला कि हम 4% कोटा लागू कर रहे हैं, सब एसोसिएशन को बुलाया गया। मैंने सोचा कि इस बार लगता है इलेक्शन से पहले हो जाएगा, उसमें इन्होंने स्पोर्ट्स कोटा आज तक लागू हुआ ही नहीं। सरकार बनने के बाद भी उन्होंने उसमें भी कैटेगरी बना दी है, ABCD। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एक खेल की कैटेगरी में अभी लागू नहीं हुआ, लेकिन 100 कर दिया।
बॉक्सिंग ए ग्रेड, हॉकी बी ग्रेड, इस तरह कर दिया कोई वो बैठा हुआ। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर दो विभाग हैं, एक खेल विभाग, एक युवा विभाग। खेल विभाग का मतलब है उसमें जो एक्सपर्ट इंडियन प्लेयर होगा, एनएस कोच होगा, राज्य उसमें नहीं होता युवा कल्याण में, ये दोनों को मिलाना चाह रहे हैं, जबकि ये ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मैं तो कहना चाहता हूँ बीजेपी भी इंडियन प्लेयर है, उनसे पूछे जाए, गलत चीज को हौसला दे रहे। गेम तो हॉकी हो या खो खो बराबर है सबके लिए, जो मेडल लाएंगे वो तो काउंटिंग में बराबर आएगा। बल्कि उत्तराखंड जैसी जगह मूवी पे खो खो वॉलीबॉल जो जमीन से खिलवाड़ी को मिलना चाहिए। लेकिन सरकार आज यह बात मैं कह रहा हूँ, कल को बोलेंगे हम इस बात को उठा रहे हैं। अरे जब तक मुख्यमंत्री जी नहीं चाहेंगे उसको थोड़ा लागू होगा ही नहीं। नेगी जी तो सूरज सिंह नेगी जी तो बहुत बड़ा विषय कह दिया, वो तो बातों बातों में निकल के आया। पवार साहब ने बहुत बड़ा आरोप नहीं, बहुत बड़ा आईना दिखा दिया। 10 साल आप भी सत्ता में रहे और आपने कभी यहाँ के लोगों के लिए प्रयास नहीं किया। यहाँ के लोग बाहर से जाकर खेल के अपने आप को प्रूव कर रहे सब। निश्चित तौर पर अगर उत्तराखंड में राज्य बनने के 23 साल बाद भी जो है स्पोर्ट कोटा नहीं है तो ये दुख का विषय है। और इसमें कांग्रेस की भी सरकार रही है, कांग्रेस भी नहीं कर पाई है, तो निश्चित तौर पर ये खेद का विषय है। और खिलाड़ियों के लिए जिस प्रकार से हमारे जो खेल खिलाड़ी रहे में जो पवार जी हमारे, वो जिस प्रकार से बता रहे हैं कि सरकार की जो मंशा है वो ABCD ग्रेड में खेलों को बांटने की है, तो मैं समझता हूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। खेल खेल होता है, वो क्रिकेट खेले, वो वॉलीबॉल खेले, वो फुटबॉल खेले, वो हॉकी खेले, वो खो खो खेले, कबड्डी खेले, ये खेल तो खेल है। अगर इनको हम कैटेगरी में बांटेंगे तो निश्चित तौर पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो पैसे वाले खेल है उनको अगर हम एक कैटेगरी में रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो गांव गरीब किसान की जो बात कर रहे हैं हम, जिनके पास सुविधाएं नहीं है, अगर उन खेलों को हम जो है हतोत्साहित करेंगे तो निश्चित तौर पर उन लोगों को जो है न्याय नहीं मिल पाएगा, उस वर्ग से आने वाले लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। तो सरकार को चाहिए कि वो खेल होता है उसको ABCD में न बांट के केवल खेल का कोटा निर्धारित करना चाहिए। और जिस प्रकार से पवार साहब बता रहे हैं कि अन्य राज्यों में 4% खेल का कोटा है, तो उत्तराखंड में भी होना चाहिए। चलिए भट्ट जी, ये विषय बड़ा है। पवार साहब ने तो बातों बातों में कह दिया। आप लोग तो इतने बड़े सामाजिक संगठन हैं, आप लोगों को भी तो कम से कम, क्योंकि हर घर का बच्चा खेलना चाहता है और खेल करके अपना नाम रोशन करना चाहता है, प्रदेश के लिए खेलना चाहता है, वो तो बातों से निकल के आया। तो क्या इसको लगता नहीं कि आप लोगों को इसको बड़ा मुहिम बनाने की जरूरत है? देखिए, बड़ा गंभीर विषय है कि पहले क्या होता था, हमने बहुत पुराने 80 के दशक की राजनीति हमने देखी, हमने 70 के दशक की देखी, हमने 80 के दशक 90 के दशक की देखी, 2000 की देखी। आज की डेट में क्या होता है कि सिर्फ सेंट्रलाइज मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द कोई चीज होती है। खेल मंत्री कौन है, खेल मंत्री क्या कर रहा, किसी को मालूम ही नहीं है। ऐसे सेंट्रल में भी पहले क्या होता है, गृह मंत्री अपने आप में एक बहुत बड़ी पोजीशन होती थी, विदेश मंत्री की अपने आप में पोजीशन। आज तो दिखते नहीं, प्रधानमंत्री के अलावा कोई पता ही नहीं पूरी कैबिनेट है कौन सी। या मुख्यमंत्री के इतने विज्ञापन लिखते कि मुख्यमंत्री पूरे देखते प्रदेश को मुख्यमंत्री चला रहा, जबकि ये होता है कि मुख्यमंत्री का विज्ञापन होता, मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी सीट बचा रहा, इस तरह से अपने आप को अपना वैभव दिखा रहा। आप देखिए, फुटबॉल और हॉकी देहरादून में हम भी खेलते थे, देहरादून में फुटबॉल और हॉकी एक टाइम पे बड़ी पीक हुआ करती थी। यहाँ से नेशनल लेवल का नेशनल लेवल के खिलाड़ी निकले फुटबॉल और हॉकी में, और भी कई जगहों में निकले। लेकिन आज क्या है, 2 स्टेडियम बना दिए, क्रिकेट स्टेडियम बना दिए, जिसमें जुआ, आप देखिए बिल्कुल ऑनलाइन जुआ, यानी जैसे कहते हैं ना, युवाओं को या तो ड्रग्स में प्रेरित कर दो या जुए में प्रेरित कर दो, मतलब आवाज बन ही नहीं पाया। युवाओं को और मिडिल क्लास को, गरीब को उलझा दो, ऐसे चक्रों में उलझा दो कि वो विरोध करने की स्थिति में रहे ना। तो समझो ये बड़ा दुर्भाग्य है। जनता को जागरूक होना पड़ेगा। हमें खेल मंत्री से हमें क्वेश्चन करनी पड़ेगी, ये और भी तो गेम है भाई, और गेम का पता ही नहीं है। फिर दूसरी बात, जब यहाँ पर हमारे अपना परिवार की एक लड़की, मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में है, लेकिन सरकार की तरफ से उसको कभी 500 रुपए की तरफ की मदद होती है। जब कोई पॉलिसी नहीं तो साहब कहाँ से उसको फायदा मिलेगा? पवार साहब खुद ही बता रहे हैं कि इस तरह की चीजें। पवार साहब, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि पुलिस के जो पुलिस मुखिया है, उन्होंने भी ये मांग की है कोटे की। हाँ, मैं अशोक कुमार महाते जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो एक स्पोर्ट्स के प्रोग्राम रेस्टोरेंट गए थे, उन्होंने सीएम को डायरेक्ट बोला, अच्छा बोला बिना स्पोर्ट्स कोटे के कैसे काम चलेगा। बहुत बड़ी बात होगी। मेरी गलती, जब से उत्तराखंड में एक भर्ती हुई है पुलिस में,
और इस टाइम सबसे अच्छा मौका था जब पुलिस भर्ती हुई, उसमें कम से कम हमारे उत्तराखंड के लड़के भर्ती हुए। अब जो लागू नहीं हुआ कहाँ से होगा? इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ कर विनती है कि स्पोर्ट्स कोटे को 4% लागू किया जाए। उसमें कोई राजनीति होनी चाहिए, चाहे वो किसी से भी हो। मैं आपसे बता रहा, एक नहीं 9 से 11 नेशनल खिलाड़ी, नेशनल मेडल जो खिलाड़ी बेरोजगार है। सरकार वैसे तो खूब प्रचार करती है, लेकिन इस तरफ भी ध्यान देना। स्पोर्ट्स कोटा लागू करते तो कम से कम उत्तराखंड पुलिस में हमारे खिलाड़ी भर्ती होते। तो क्या केवल आप लोग ये चाहते हो कि केवल पुलिस नहीं, जैसे देखो ITBP, BG रोड की, SSB वहां नहीं हो रहा, इनमें सब मैच चल रहा है, सेंटर के है। इससे पहले तो इतनी टीमें थी वॉलीबॉल की 42 के आसपास, मुझे लगता नहीं कि आज कोई वॉलीबॉल खेल रहा हो या कोई और गेम खेल रहा हो। नहीं, उसका कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से आज के माहौल के हिसाब से क्रिकेट का वैभवकरण हुआ, उसका प्रचार प्रसार हुआ, उसमें ये वॉलीबॉल, फुटबॉल ये सब दब गए हो। ये तो खैर नेचुरली थोड़ा उसका, क्योंकि उसमें पैसा है। क्रिकेट एसोसिएशन और एसोसिएशन से हटकर है, ये एसोसिएशन रिलेटेड नहीं है, ये स्पोर्ट कोड में नहीं भी आ रहा है। मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि एक सबसे बड़ा मामला क्या है कि जो भी अध्यक्ष बनता है ना, जो दूसरा अध्यक्ष हटता है वो कोर्ट में चल जाता है। वॉलीबॉल में चल रहा 5 साल से डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप नहीं हुई, नेशनल खेल रहे तो कहां से बच्चा निकलेगा बताओ? लड़ाई तो हम ही लड़ रहे हैं। चलिए लौटते हैं फिर से पुराने मुद्दे पे, क्योंकि बीच में आपने बात रख दी तो हमें जानना और बताना भी जरूरी था। हो सकता है आज के डिबेट के बाद हम लोग भी हर प्लेटफॉर्म पे इस बात को उठाएं, भटजी भी उठाएं। सूरज सिंह नेगी जो कि सत्ता में 10 साल रहे हैं, आने वाले समय में भी बड़ी राजनीति के चेहरे हो सकते हैं और होंगे भी, क्योंकि इस राजनीति के ये भविष्य है उत्तराखंड के। सूरज सिंह नेगी जी, ये जो राजनीति खेल पे हावी हुई है, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या ये लगता नहीं कि खेल का कहीं न कहीं नुकसान होगा? खिलाड़ियों में हतोत्साहित होंगे खिलाड़ी, और खिलाड़ी जो बड़ी तमन्ना लेकर के पहले दिन से रोज दिन भर भागे करते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनको उनके अंदर थोड़ा डर पैदा होगा। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से जो एसोसिएशन है हमारी जी, और जिस प्रकार से उनके पास पैसे का संसाधन है, और आज हर कोई उन संस्थाओं पर कब्जा करना चाहता है। मैं समझता हूं कि एक किस्म से खेल का राजनीतिकरण हो रहा है, और जिस प्रकार से चयन प्रक्रिया में धांधली हो रही है और जो सही खिलाड़ी हैं उनको आगे आने का मौका नहीं मिल पा रहा है, ये हमारे देश के लिए और खेल प्रतिभाओं को के लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय है। तो निश्चित तौर पर आज जिस प्रकार से जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट का इतना प्रचार प्रसार हो गया है, उसमें इतना पैसा है कि लोग दूसरे खेलों की तरफ जा ही नहीं रहे हैं। जबकि मैंने पहले भी कहा कि खेल तो खेल होता है और कोई भी खेल कम और बढ़कर नहीं होता। खेल खेल है, हर खेलों में प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिले, हम सब खेलों को जो है बराबरी का अवसर दें, तो निश्चित तौर पर हमारी प्रतिभाएं आगे आएंगी। और हम जैसे कहते हैं ना कि चौमुखी विकास, तो अगर केवल एक खेल से ही विकास नहीं होगा, सारे खेलों को हम जब संजो करके उनके विकास की तरफ कोई बात करेंगे, तभी जाकर के लोगों को आगे आने का मौका मिलेगा और देश का खेल भी आगे बढ़ेगा और खिलाड़ी भी आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, भट्ट जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आपसे प्रश्न करूंगा। जी भट्ट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग भी जब यूपी बोर्ड में पढ़ते थे और हिंदी मीडियम स्कूल हुआ करते थे जी, तो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स हुआ करते थे और हर स्कूल के बच्चे बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेते थे, चाहे वो एथलेटिक्स हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे बास्केटबॉल, चाहे खो-खो हो, और उसमें कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। आज तो सब इंग्लिश मीडियम इसका व्यवसायीकरण कर दिया, शिक्षा का भी, और इंग्लिश मीडियम स्कूल के देखो सारी फैसिलिटीज होने के बाद भी बच्चे वहां से नहीं निकल पा रहे हैं। तो कहने वाली बात है कि सरकार को सोचना चाहिए, वो सिस्टम बहुत अच्छा था, फीस भी कम हुआ करते थे, बच्चे भी बहुत अच्छे निकलते थे। वैज्ञानिक में APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग उन उसमें निकले, हम जैसे लोग उसमें उन स्कूलों में पढ़े। आज सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा है, तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है। लेकिन जिस तरह से भट्ट जी मातृ शक्तियों ने पूरे विश्व में अपना हिंदुस्तान का परचम फहराया, तिरंगा लहराया, और उन बेटियों को सड़क पे उतरना पड़ा। सड़क पे उतरने के बाद डायरेक्ट सीधे आरोप लगाना, यौन शोषण का आरोप लगाना, नाबालिग लड़की के द्वारा आरोप लगाना, और उसके बाद कार्रवाई ना होना, तो क्या ये देखा जाए कि राजनीतिक स्वरूप बदल रहा है या राजनीति में विविधताएं आ चुकी हैं? राजनीति का स्वरूप एकदम इस तरह से हो गया है। पहले लोग राजनीति में स्वच्छता समझते थे, इंसानियत समझते थे। क्या आपको लगता है कि ये जो प्रकरण हुआ है
उससे राजनीति में भी लोगों को राजनीति से भी विश्वास उठने लगेगा। इसमें कहीं ना कहीं एक विषय को समझना पड़ेगा कि हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हमारी बेटियां जल्दी से थाने चौकियां नहीं जाया करती, कोर्ट कचहरी से बहुत दूर होती और अपनी अस्मिता की जो तक बात हो वो मरना पसंद करेगी, लेकिन कहता है कभी किसी पे गंभीर आरोप नहीं लगाएगी। लेकिन जब वो बेटियां जो अपने लिए नहीं अपने लिए तो लड़ाई लड़ रही हो, वो आने को सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है कि आने वाली जो बच्चियां हैं, जो भविष्य आने वाला, अगर उनके साथ ऐसे शोषण होता रहा तो गोल्ड मेडल तो दूर की बात है, उनका तो भविष्य चौपट हो जाएगा। ये सिस्टम के खिलाफ एक लड़ाई है और बहुत बड़ी लड़ाई है, और इस लड़ाई को एक असली जामा पहनाना चाहिए और राजनीतिकों को सबक सिखाना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीति में वह व्यक्ति जो इतने सीनियर व्यक्ति कहा जाता हो, कितनी बार सांसद रहा हो, राजनीति को बड़े नजदीक से समझता हो, उस राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा इस तरह की घटना को भट्ट जी क्या ये माना जाए कि केवल और केवल प्रतिष्ठा की लड़ाई में लाके समेट दिया गया? देखिए, अगर कहते वो मैं तो सांसद साहब से ये कहना चाहता, अगर आपकी किसी बच्ची ने बिटिया ने आरोप लगाया तो उनको तुरंत पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। मैं आपको घटना बताता हूँ कि जब लाल बहादुर शास्त्री रेल दुर्घटना में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आडवाणी साहब पे कहा आरोप लगा, उन्होंने कहा मैं सांसद क्या करता हूँ, मैं संसद में जाऊंगा नहीं जब तक मेरे पास। अगर आप तो राजनीतिक हो, आज ही जीतोगे कल जीत जाओगे, लेकिन इस तरह के आरोप लगाने के बाद क्या आपकी तो जीत पे भी नहीं, आप तो अपने साथ साथ पार्टी को भी डुबा रहे हो। लेकिन पार्टी को भले पार्टी का संरक्षण मिला होगा, आप कैसे ये बात कह सकते हो कि बिना किसी बड़े संरक्षण के इतना बड़ा काम हो सकता है साहब? खुल के स्क्रीन पे आना और उसके बाद आरोप को सफाई देने की जगह आरोप के ऊपर प्रत्यारोप करना, सीधे सीधे हर चीज को संदिग्ध बना देना, तो क्या ये आप मानते हो केवल व्यक्ति विशेष से संबंधित मुद्दा है? नहीं, ये एक्चुअली क्या है, ये एक सिस्टम के पोल खुल रही है, एक बहुत बड़े सिस्टम के पोल खुलने जा रही है। अगर इसमें सही तरह से अगर आपने इसमें जांच की है तो एक बहुत बड़ा सिस्टम जो नेक्सस है उसको वो बिल्कुल ओपन हो चुका है। आप एक बात कहिए ना, जब जीरो एफआईआर कोई भी बेटिया या कोई भी महिला कहीं से भी करा सकती है, तो जब उसकी एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं सिस्टम में खामी दी है। यानी बाहुबली और जो राजनीति का स्वरूप है उसको कहीं ना कहीं एक संदिग्ध अवस्था में नजर आता है। चलिए एसएस पवार साहब, आपने जब आप लोग खेलते रहे होंगे, आपके साथ मातृ शक्तियां भी रही होंगी, बालिकाएं भी रही होंगी, एक दूसरा पक्ष ये है जैसे जब बच्चे जीतते हैं तो हर आदमी पेरेंट्स की तरह अपनों की तरह उन्हें गले लगा लेता है, और ये कहा जा रहा है कि उस गले लगाने पर भी उद्देश्य गलत था, भावनाएं गलत थी। तो क्या आप ये मानते हो कि जो आने वाले समय में जो कोच होगा या जो बड़े पदाधिकारी होंगे वो भी इस चीज से बचेंगे? पवार साहब, बड़ा प्रश्न आपको अजीब लगेगा, लेकिन इसका उत्तर इसलिए जरूरी है क्योंकि आप एक पहलू तो मान रहे हैं कि बच्चियां हैं जीत गई, लेकिन दूसरा पहलू जब उत्साह होता है, चरम पे होता है, परचम फहराता है देश का, आदमी इतना उत्साहित होता है, सब कुछ करने को तैयार हो जाता है और गले लग लेता है, और उस चीज को अगर कहा जाए कि भाई उद्देश्य उसका गलत था, विचारधारा गलत थी, तो क्या अगर दूसरा पहलू भी देखें तो क्या ये होगा कि आने वाले समय में कोच या जो मेल फीमेल या फीमेल मेल, ये भी इन सब चीजों पे भी फर्क पड़ेगा? पवार साहब, कोई भी खिलाड़ी जी अपने माँ बाप से ज्यादा अपने कोच का कहना मानता है। ठीक, उसमें जो होगा फाइनल हो जाता है। ठीक, वो सब कुछ उसे मानते हैं, घर बार छोड़ के। एक महिला खिलाड़ी इतना बड़ा आरोप लगा रही है, अगर ये सिद्ध होता तो हमें खिलाड़ी एक बार गलती हो सकती है किसी से, एक खिलाड़ी से हो सकती है मे भी, बट एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाला खिलाड़ी 4 खिलाड़ी, सारे खिलाड़ी झूठ नहीं बोल सकते। सच्चाई आनी चाहिए और पनिशमेंट मिलना चाहिए, एक मैसेज अच्छा जाना चाहिए सरकार की तरफ से। क्या वो कोई सर, विषय इसका नहीं है कि झूठ बोल रहे हैं, विषय ये है कि इतने दिनों के बाद कोई बात अगर सामने आई है तो उस विषय को संदिग्ध बनाता है। सर, बात ये कि ये पुराना बहुत मामला चल रहा है, जब वो जूनियर से खेल रही थी लड़कियां, उन्होंने बोला कि जब जीत का है उनको ऐसे टच किया गया, और जनवरी 2023 में ये मामला पटल पे आया, खुले विषय, सब लोग उसके साथ है। अरे विश्व क्रिकेट को कौन पूछता था इंडिया के? लेकिन पवार साहब, इस मामले को आना, उसके बाद दूसरे अन्य पार्टियों का संरक्षण मिलना, मंच अलग अलग मिलना, और इस चीज का मीडियाकरण करना और इस चीज को बड़ा स्वरूप देना, विषय इसलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि गंभीरता के साथ इसको संदिग्ध भी बनाता है
क्योंकि कहीं न कहीं इतने बड़े आरोप पे छोटा सा आरोप लगता है, बड़े बड़े नेताओं को आपने देखा होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है और थाने पुलिस चौकी में उसके खिलाफ एफआईआर भी हो जाता है। अगर इस विषय को आप उतना सीरियस मान रहे हैं और अगर उतने सीरियस ढंग से नहीं लिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी तो दूसरा पक्ष ये भी तो देखिए कि दूसरा पक्ष भी मजबूत हो सकता है। और जब कोई मेडल जीत कर आता है, खिलाड़ी महिला और पुरुषों से सब कितना प्यार करते हैं, मीडिया का कितना अच्छा योगदान होता है, तो नेचुरली ऐसे सब क्यों नहीं खड़े होंगे? क्या आप नहीं खड़े होंगे? मैं नहीं खड़ा हूँ। गलत तो हुआ है, प्रकृति के खिलाफ तो हुआ है, अगर हुआ है। ठीक ठीक सूरज सिंह नेगी साहब, पूरा देश उनके साथ खड़ा है, नो डाउट, हम भी खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, लेकिन जिस तरह से उन लोगों का आचरण है, जिस तरह से कभी कभी लगता है कि वो मुहरे बने हुए हैं, इस दंगल के पीछे रेफरी कोई और है, खिला कोई और रहा है, खेल ये लोग रहे, तो ऐसे में क्या इस विषय को संदिग्ध न माना जाए? सूरज सिंह नेगी साहब। देखिए संजीव जी, मैं नहीं समझता कि जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हमारी बेटियां हैं, जो पहलवान हैं, वो किसी के मोहरे बने होंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा इस प्रकार का कदम नहीं उठाता और ये भारत की संस्कृति है। यहाँ की बेटी बहुआं बहुत सारे मामलों को छुपाती है, वो इस प्रकार से सार्वजनिक नहीं करती उनके साथ अगर कुछ दुर्व्यवहार होता है, परंतु बेटियां अगर बाहर निकल के आई हैं, उन्होंने जबान खोली है, तो एक कहते हैं कि दर्द की इंतहा हो गई, तो इसलिए वो आई है। और मैं समझता हूँ कि जो कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं उनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए था। अगर बेटियों ने उन पर आरोप लगाया है तो उनको जो है पार्टी को जो है उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था, और जब जांच हो जाती, जांच में अगर वो साफ सुथरे पाए जाते तो उनको उनका स्वागत कर देती। परंतु जो 6 बार के सांसद रहे हैं उनको अपनी सांसदी जाने का डर है, पार्टी को उनको बाहर का रास्ता दिखाने में डर लग रहा है, और वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने हुए हैं, और जिस प्रकार की उनकी भाषा है, तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र और जो हमारे एक नैतिकता हमारे अंदर होनी चाहिए, वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और निश्चित तौर पर जो ये कहा जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस देश में एक प्रचलन चला गया है। इस देश में आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी है वहां पर कार्यकर्ता ना होकर के भक्तों की एक फौज तैयार कर दी गई है। और जिस प्रकार से भट्ट जी कह रहे थे कि आज देश में जो है केवल जो मंत्रिपरिषद होती है वो मंत्रिपरिषद का स्वरूप नहीं रह गया है, केवल एक व्यक्ति जो है केंद्र के स्तर पर, और प्रदेश में भी जो है केवल एक व्यक्ति मुख्यमंत्री जो होता है, केवल सत्ता के केंद्र में यही लोग हैं। केंद्र सत्ता जो है केंद्रित हो गई है, जबकि सत्ता को विकेंद्रीकृत होना चाहिए। और मंत्रिपरिषद सरकार में होता रहा, ये तो आप भी जानते हैं कि आपके भी मुख्यमंत्री सारा वन मैन शो की तरह चलाते थे। मैं पवार साहब के पास चलूंगा, लेकिन एक प्रश्न बीच में, अंतिम प्रश्न पवार साहब से लूं, उससे पहले भट्ट जी की बात। भट्ट जी, निर्णय या न्याय कैसे आप समझते हैं कि सही होगा? जांच अगर होती है, इसका क्या सबूत है कि जब उन्होंने उनको वाहवाही के लिए या धन्यवाद के लिए या उत्साह करने के लिए लगाया हो, उनका उद्देश्य गलत था? इसको कैसे प्रूव किया जा सकता होगा? देखिए, सब कुछ हो जाता है जी। आप देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी, सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे फैसले दिए हैं और जबरदस्त फैसले दिए जो सरकार के खिलाफ भी फैसले दिए हैं। इस देश में कहते हैं कि वही अभी जैसे केंद्रीकरण हो गया किसी सेक्टर, इस देश में बहुत अच्छे लोग हैं, पुलिस में भी बहुत अच्छे काबिल अफसर हैं, मिलिट्री में भी बहुत अच्छे काबिल अफसर हैं, जज भी बहुत काबिल, वकील भी बहुत काबिल है। जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, आदमी कहीं ना कहीं जो है फंसता ही है अगर गलत आदमी होता है। मतलब आपका कहना है कि जांच क्लियर हो, न्यायिक जांच हो, कोर्ट कचहरी तक मामला जाएगा, जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी तब निर्णय निकल के आएगा, आप ये चाहते हैं। चलिए पवार साहब, अब इसमें जिस मुकाम पे बच्चे पहुंचे हैं, खिलाड़ी पहुंचे हैं, दूसरी तरफ एक बड़ी, सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी अपने आप को कहने वाली राजनीतिक पार्टी का सबसे कद्दावर ताकतवर नेताओं में एक नेता सामने है, तो कैसे हम निर्णय तक पहुंचे? तो अब तो मामला कोर्ट में है, बच्चे सड़क पे हैं, सब बच्चे सड़क पे हैं, लेकिन हुआ नहीं सब गलत। आगे फैसला क्या होगा मालूम नहीं है। कौन बच्चा लड़की? धन्यवाद साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही है। धन्यवाद सूरज सिंह नेगी साहब, धन्यवाद पुरुषोत्तम भट्ट जी, और धन्यवाद एसएस पवार साहब। पवार साहब ने बहुत अच्छी बात कही
कि कुछ भी हुआ है, खिलाड़ी हैं, देश का नाम रोशन किया इन्होंने, तिरंगे को इन्होंने विश्व में फहराया है, इन्होंने एक अलग पहचान दी है, और अलग पहचान दी है केवल हिंदुस्तान को नहीं, उन उम्मीद को, उन बच्चों को भी अलग पहचान दी है जो नाउम्मीद थे, जिनको नहीं लगता था कि हिंदुस्तान में लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं। उन्होंने अलग पहचान दिया, ताकत दिया, उम्मीद दिया, और उनके साथ अगर गलत हुआ है तो जांच भी होनी चाहिए, और अगर जांच में गलत पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन पवार साहब का कहना मैं 100% हूं कि बच्चियों के साथ तो गलत हुआ है, कोई ऐसे ही सड़क पे उतर के अपनी पूरा करियर दांव पे नहीं लगा देगा। एक आदमी के लिए हो सकता है, लेकिन एक मातृशक्ति के लिए, एक महिला के लिए, एक लड़की के लिए ये बहुत मजबूर दिन होता है जब उस सड़क पे उतरती है और वह युवा आरोप लगाती है, जो आरोप सबसे खतरनाक और सबसे घिनौना है, यौन शोषण का। अगर ये हुआ है, इसमें 10% की भी अगर कहीं से गुंजाइश है, तो हमारी समझ से सरकार को अभी भी चेतना चाहिए और वहां पे उस तथ्य को उजागर करना चाहिए जिसकी उम्मीद पूरा देश कर रहा है। धन्यवाद। देखते रहिए ABP न्यूज़।